Good evening, friends. Good evening, madam, and good evening, Dastagir Bhai. Welcome to the session, madam. Actually, today we have a special guest, Dr. Usha Rane, madam. She is the Joint Director for Education Department. You know what is the Joint Director? Joint Director बोले तो हो गई सर ऑल म्यूट चेंज ऑल म्यूट 4-5 तरी थी 2 प्यासे ले लेंगे Good evening, friends. Good evening, madam, and good evening, Dastagir Bhai. Today we have a special guest, Dr. Usha Rani, madam. She is the Joint Director. Now she is working as a principal for IASC, Institute of Advanced Studies in Education, Masab, Hyderabad. Principal, madam, welcome to you, madam. Please address to our students, madam. Actually, we are taking the sessions for Urdu medium of Vikarabad, Nizamabad, Karimnagar, and Mahbubnagar, madam. इंशाल्लाह आपके जैसे लोगों से मदद से हम डेली हमारा प्रिंसिपल जो जाने रेड्डी सर है बहुत लोगों को बुला के लोगों को थोड़ा एजुकेट करने के लिए हम डिफरेंट पर्सन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैडम. सो आप लोगों हमारा डाइट स्टूडेंट्स को आपका जैसा लोग थोड़ा जैसे मोटिवेट करें तो लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत मौका मिलता है मैडम. थैंक यू फॉर द सेशन मैडम. Please address to our students. Thank you very much. Thank you, Ramachari sir. And I also congratulate all the students. सब students को बहुत बहुत बधाई है that you are selected to become teachers. You know what is the meaning of teacher? Teacher का मतलब मालूम है आप सबको. मैं समझती हूँ आप सबको मालूम है. टीचर मतलब जो तब्दीली लाने वाले हैं. किसी इंसान में कुछ तब्दीली लाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए, कुछ बिहेवियर में चेंज लाने के लिए किसका टीचर एक जरिया है ना. टीचर के जरिए से हम लोग स्टूडेंट्स में, बच्चों में, स्कूल्स में तब्दीली लाके अच्छे इंसान को बनाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक टीचर को दिया गया है ना. सो ये जो जिम्मेदारी है हम लोगों को बहुत अच्छे से निभाना है. और जब हम टीचर बनने के लिए आए हैं तो अच्छे टीचर बनना है. कुछ खाना है तो अच्छा पका के खाना है ना. सो जब टीचर बनना है तो अच्छे टीचर बनना है. ऐसे वैसे टीचर बनना नहीं, उससे हमको मजा नहीं आता. ना तुमको मजा आता है ना स्टूडेंट्स को मजा आता. तो अच्छे टीचर बनने के लिए हमको क्या करना है, हमको जो भी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 साल में जो भी हमको पढ़ा रहे, लाइक पेपर 1 फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, पर्सपेक्टिव्स में, मेथोडोलॉजीज में, हर सब्जेक्ट कैसा पढ़ाना वो सब चीजें हमको सिखा रहे है ना. वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में वो सब चीजों को हम अच्छे से जान के समझ के अपने पर्सनालिटी में उसको इन्वॉल्व कर ले, इम्बाइब करना है और उसके जरिए हम अच्छे टीचर बनना है. अगर हम ये सब चीजें ना जानते हुए ऐसे टीचर बन जाए तो हम लोग डेफिनेटली जो क्लासरूम में करना चाहिए, क्लासरूम में जो होना चाहिए वो बराबर नहीं कर पाते. एंड अनदर थिंग इज लाइक डीएड में आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स है लाइक फिलोसफी. मैं समझती हूँ फिलोसफी क्यों पढ़ाया जाता. ऑलरेडी आई थिंक रामाचारी सर, जानी रेड्डी सर और जो भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाए चुके होंगे. फिलोसफी का मतलब है
उसमें हम लोग ये जानते असल में ये पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्यों करना है, बच्चों को क्यों पढ़ाना है, स्कूल को क्यों जाना है, और स्कूल में क्या तब्दीली लाना, क्यों लाना, ये क्यों का जवाब हम लोगों को फिलॉसफी में मिलता है। और कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो हमको साइकोलॉजी सिखाता है। और उसके लिए हमको प्लानिंग का जरूरत है। जैसे कोई भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा प्लानिंग करना, थोड़ा मैनेजमेंट करना है। तो ये क्लासरूम में जब हम पढ़ाई कुछ भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, सोशल, तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू जो भी पढ़ाना है उसके लिए हमको प्लानिंग चाहिए, है ना। हमको क्यों पढ़ाना मालूम है, कैसे पढ़ाना मालूम, कब पढ़ाना, फिलॉसफी साइकोलॉजी में हम लोग सीख लिए, बट कैसे प्लान करना है वो हमको पेपर 3 में हम लोग जानते। जैसे क्लासरूम टाइम 45 मिनट्स है, वो 45 मिनट्स कैसे प्लान करना है, और एक लेसन है वो लेसन पढ़ाने के लिए कैसा प्लान करना, वो सब हम लोग ये पेपर 3 में जानते हैं। और पेपर 4 में जो है सो ये रिसेंट ट्रेंड्स जो पढ़ाई में जो लाइक पॉलिसीज क्या क्या बन रहे, एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स कैसे है, समेटिव असेसमेंट बोलते, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते, वो सब चीजों के बारे में हम लोगों को पेपर 4 में पढ़ाया जाता। और पेपर 5 एंड बाकी के जो पेपर्स है, पेपर 5 में क्या है, आर्ट एंड एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एजुकेशन है। आई थिंक बाय नाउ रामाचारी साहब और जानी रेड्डी साहब आपको बता चुके होंगे कि ये कंप्यूटर एजुकेशन के अभी तो हम लोग जो ऑनलाइन में लेसन पढ़ा रहे उससे हम सबको ये समझ में आ गया कि हमको कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है। कोई भी टीचर बनना है तो कंप्यूटर नॉलेज का जरूरत है। और दूसरा क्या है, इसमें हमको वर्क एक्सपीरियंस का है। ये कंप्यूटर में जैसे ईयरफोन लगा रहे अपन या कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस का नॉलेज होना चाहिए। और क्या है, आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ बच्चों को जस्ट पढ़ाना नॉलेज के लिए नहीं है, वो लोग कुछ भी चीज देखने में उन लोग दे शुड फील हैप्पी अबाउट। हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, सुंदरता क्या है, खूबसूरती क्या है, खूबसूरत क्या है, आवाज अच्छा सुना रहे, आवाज उठाएंगे, ऐसा अगर कोई गाते तो कितना अच्छा आवाज है, ऐसा बच्चा अगर उन्होंने आजमा सकता तो हम लोग जानते हैं कि वो कंप्लीट स्टूडेंट बना। तो लाइक दैट अब तक मैं जो भी आपको बोली हूँ कि पेपर 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया। एक टीचर बनने के लिए 5 पेपर्स का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपके रामाचारी साहब को, जानी रेड्डी प्रिंसिपल साहब को और अभी जो आपके नेक्स्ट स्पीकर है गुलाम दस्तगीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इसी के साथ आज का सेशन अभी मैं यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सेशन में एक्चुअली अभी जस्ट 5 मिनट पहले रामाचारी साहब मेरे को इत्तला दिए, इसके लिए मैं ज्यादा प्रिपेयर, आई कुड नॉट रियली प्रिपेयर सो वेल, बट देन जरूर मैं दोबारा आपके साथ फिर इंटरेक्ट करूंगी। और जो भी आपके डाउट्स है आप रामाचारी साहब को बोलिए, उनके जरिए मैं जान के आप लोगों का जो भी डाउट्स है आई विल बी एबल टू क्लैरिफाई। और वैसे भी लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए तो मैं आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एवरी गर्ल इन द सोसाइटी, एवरी गर्ल इन द सोसाइटी। जस्ट बाय बीइंग ए गर्ल आप लोग बहुत बहुत इज्जत के काबिल है। जस्ट ए गर्ल इज इज्जत के काबिल, एक गर्ल है बस आप इज्जत के काबिल हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप भी जब स्कूल्स को जाते हैं टीचर बन के, आप हर स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट को आप इसी तरह इज्जत से उनसे बर्ताव करना है। और जब तक हम एक लड़की को इज्जत नहीं देते हमारा जिंदगी बेकार है। मैं को तो बोलती हूँ हर लड़का हो या लड़की हो, एक लड़की को इज्जत मिलना है। स्पेशली एक लड़की होते हुए आप टीचर बनने के लिए बाहर आए हैं, आप यहाँ तक 12th क्लास तक पढ़ के टीचर ट्रेनिंग करके फिर टीचर जॉब करेंगे,
जॉब करेंगे, अपने खुद के फैमिली को देखेंगे, स्टूडेंट्स को देखेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे है और आप बहुत अच्छे मेहनत करते हुए आप आगे बढ़िए। आप सबको वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर सेलेक्टिंग ए नोबल प्रोफेशन लाइक टीचिंग। Thank you, Ramachari sir. Thank you. Thank you Thank you, for thank you, taking madam. so much time. Thank 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 you. you, madam. Thank you. Thank you very much, उषा रानी मैडम। Thank you, आपने sir. अपने ज़रीए खैरात का इजहार किया, बहुत बहुत अच्छे Thank तरीके you. से आपने हमारे बच्चों को जो है काम किया। मैडम मैं भी आपका Okay. शिष्य हूँ, आपसे Okay, मुलाकात sir. हुई थी। तो गुलाम Okay, sir. दस्तगीर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में Yeah. काम करता है मैडम। अपनी मुलाकात अच्छा. हुई थी मैडम। मैं फिजिकली Okay. हैंडीकैप हूँ, आपने मुझे देखा था। बहुत बहुत Okay, थैंक यू sir. मैडम, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Continue your class. Thank you very much. madam. Thank you very much, madam, for giving Thank you. your what you said. We will follow you, madam. Definitely, our Okay. trainees are benefited with your Okay. inspirational words, madam. Thank you Okay. very much for joining with us, madam. Once again, Thank you. on behalf of our Dai Vikarappa and principal, and thanking you, madam. Really, Okay. what you said, you 100% right, madam. We have to respect the girls, and as per Rabindranath Tagore, ఒక ఇంట్లో ఒక ఉమెన్ ఉన్నట్లయితే ఆ ఇల్లు మొత్తాన్ని దీపం వస్తుంది. ఒక వెలుగుతో పాటుగా తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మిగతా అందరూ కూడా ఇల్లులోకి వస్తారు. చదువుకున్నట్లయితే ఒక లేడీ చదువుకున్నట్లయితే ఇంట్లో అందరూ బాగుపడతారు అని చెప్పినట్టుగా మీరు కూడా మీ వర్డ్స్ తోటి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గర మాట్లాడి మా పిల్లలకి అడ్వైస్ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మేడం. థ్యాంక్ యూ. Thank you for the opportunity, Ramachari sir. Thank you. Okay. Continue. यस मैम। गुलाब दस्तगीर भाई, आप जो सेशन आज का है इंडियन एजुकेशन एंड पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, सो इसके बारे में आप इसके पहले भी एक पार्ट 1 बोले. नाउ कंटिन्यू योर सेशन सर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. प्लीज यू कैन कंटिन्यू गुलाब दस्तगीर भाई. Thank you sir, thank you very much. Before that I want to say one of our NEC student, if they can yes, please, anybody, you want to say something? Only one girl to anybody. Otherwise, you can continue. Yeah. Continue, bhai. Yes. Nasir bhai. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। हम जो है वैदिक दौर के बारे में हम देख रहे थे। वैदिक दौर किस तरीके से होना चाहिए, क्या चलना चाहिए, उसके बारे में देख रहे थे। तो पहले हमने वैदिक दौर कैसे होता है, किस अंदाज का होता है, उसके अंदर कितने कितने चीज़ों को जो है मद्देनजर रखा गया है और वो किस एतबार से जो है सामने आया है, हमने देखा था। तो दौरे जदीद की हम बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में दौरे खदीम की हम बात कर रहे थे। तो हमने अदवार को देखा, हमने ओहदों को देखा कि कौन सा दौर किस एतबार से काम करता है। तो उस तरीके से आज हम वैदिक दौर की तालीमी नुकात के बारे में हम देखेंगे। तो वैदिक दौर के तालीमी नुकात के बारे में हम सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए हम आज के सेशन को जो है आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से वैदिक दौर में तालीम का जो है, तालीम की अहमियत थी, तालीम के क्या क्या जो है नुकात थे। तो मैं नाज़रीन माँ से कहूँगा कि वो जो है थोड़ा सा स्लाइड को जो है आगे बढ़ाएं नाज़रीन। सर रामाचारी सर नाज़रीन की को होस्ट చేయండి। दे रहे भाई। या आप कंटिन्यू कर भाई। या तो इस तरीके से वैदिक दौर के तालीमी नुकात में हम देखते हैं कि निसाब तालीम क्या होना चाहिए और तालीमी निस्वा क्या है, वैदिक दौर के अहदाफ क्या हैं, यानी कि लोगों के गोल्स क्या थे, तालीमी गोल्स क्या थे वो लोगों के, और निसाब तालीम क्या थी, तालीमी निस्वा किस तरीके से जो है परवान चढ़ा और तालीमी निस्वा को किस तरीके से जो है बताया गया, फिर तरीक़े तदरीस क्या था लोगों का, और मुअल्लिम व मुताल्लिम का ताल्लुक़ क्या था दोनों के दरमियान में, किस तरीके से होता था, और नज़्म व ज़ब्त किस तरीके से कायम किया जाता था। तो इस अंदाज से हम जो है आज हम मुबाहिसा करेंगे कि किस तरीके से हम जो है ये तालीमी अहदाफ उस ज़माने में क्या थे। तो हमको ये ऑलरेडी ये पता चल गया है कि हमने देखा है कि क़दीम दौर में तालीम का मेन मकसद और मेन अहम मकसद ये होता था
कि रूहानियत यानी अपने आप की रूह की पाकीज़गी करना, रूह को जो है ना अच्छे तरीके से साफ कर लेना, और लोगों के काबिल बनना, और अंदरूनी जो चीजें हैं वो बाहर लेके आके लोगों की खिदमत करना, ये हमारा मकसद होता था, और खिदमतगार बनना ये हमारा मकसद होता था। तो वैदिक दौर के तालीमी नुकात में निसाब तालीम है, और उससे पहले है अहदाफ, तालीमी अहदाफ है, यानी कि हदफ क्या है अपना, गोल क्या है अपना। तो गोल क्या है कि हम में शऊर आना, अच्छा शऊर होना, लाशऊरी से शऊरी की तरफ आना, और इंसानियत की फरोग देना, रूहानियत का फरोग देना, रूह को जो है ना आगे बढ़ाना, और समाज के जो भी मसाइल होते हैं उन मसाइल को हल करना, काबिल बनना, और काबिल बनते हुए अपने जो है नुकात को तय्युन करना और आगे बढ़ते हुए चले जाना। और इसी के साथ साथ समाज के अंदर जो तहजीब और तमद्दुन परवार चढ़ता है उसकी भी जो है हम क्या करना, निगरानी करना। ये हमारे आदाब होते थे कि अच्छे जो है तहजीब बनाए, अच्छा कल्चर बनाए, कल्चर को बनाने में हमारा जो है रोल अदा करें, और जो भी कल्चर बनता है वो कल्चर आगे जाकर के कोई उसके मनफी असरात मुरत्तिब ना हो बल्कि मुस्बित असरात मुरत्तिब हो, ये जो है समझना, ये तमाम का तमाम जो है आला इक़दार हासिल करना, और तालीमी नुकात के ऊपर यानी कि जो जो भी चीज़ें नीचे है उसके ऊपर रोशनी डालना और उसके काबिल बनाना, ये हमारे अहदाफ हुआ करते थे। तो उस वास्ते जब जो भी इंसान को फ़रोग़ देने के लिए, इंसानी वसाइल को फ़रोग़ देने के लिए जो भी काम किया जाता था उसको जो है तरजीह सर दिया नजर आ जाता रहा था। और स्लाइड नजर आ रहा है? आ रही बेटा। जी सर। और एक बात ये होती थी कि निसाब की तदवीन करते वक्त जो है हमारे कौन से आदाब यानी कौन से गोल्स को जो है मद्देनजर रखा जाए उसके ऊपर भी रोशनास किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, ख्वाहिशात जो होते थे उसके ऊपर कंट्रोल करते हुए, यानी कि कैसे ख्वाहिशात जो बुराई की तरफ ले जाते हों या जो है जो टाइम वेस्ट कर सकते हों, ऐसे ख्वाहिशात को जो है वो दूर करते हुए अच्छे ख्वाहिशात की तरफ जो है वो अपने आप को माइल करते थे। ये जो है हमारे तालीमी अहदाफ थे उस जमाने के। और इसी वजह से आज भी वैदिक दौर में जो जब मुताला करते हम वहाँ की खूबियों को देखते, तो इन खूबियों को इसलिए देखा जाता है कि इतने साल होने के बावजूद भी हम माजी के जो है झरोकों को देखकर ये मालूम करते हैं कि किस तरीके से हमारा तालीमी निसाब, तालीमी ढांचा जो है बना हुआ है, और उसको कैसे बनाया जाए, कैसा परवान चढ़ाया जाए, किस अंदाज से उसका काम किया जाए। तो इन चीजों को ही मद्देनजर रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे कि वैदिक दौर में जो तालीमी नुकात थे उसमें निसाब तालीम का जो है मेन मकसद क्या है, निसाब तालीम किस तरीके से होना चाहिए। तो निसाब तालीम की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तालीमी निसाब जब कभी भी तदवीन करना होता, जब कभी भी वो लोग तदवीन करने के लिए जब आगे आते, तो वो लोग जो है अपने तालीमी सतह को जो है दो ग्रोहों में जो है वो लोग तकसीम करते, यानी दो हिस्सों में उसको तकसीम करते, एक इब्तिदाई सतह और एक आला सतह। एक इब्तिदाई सतह होती और एक आला सतह होती। तो इब्तिदाई सतह में वो लोग क्या करते, इब्तिदाई सतह में वो लोग किस नौइयत की जो है तालीमी निसाब या तालीमी ढांचा तैयार करते। तो इब्तिदाई सतह में जब वो लोग तालीमी ढांचे को जब वो तैयार करते, तो वो लोगों का मकसद ये होता कि आम तौर पर वो जबान को अहमियत देते, यानी कि जो अपनी मादरी जबान होती उस जबान को अहमियत देते आम तौर पर, और जबान की बुनियादी उसूलों और कवायद के उसूलों को जो है मद्देनजर रखते हुए उसी के ऊपर वो निसाब का ढांचा तैयार करते और निसाब बनाते। और ज्यादातर जो है संस्कृत जबान का इस्तेमाल करते और जरिए तालीम को भी संस्कृत जबान ही को जो है ना वो मुंतखब करते, क्योंकि आम तरीके से जब देखा जाए तो कौन सी भी तालीम अपनी मादरी जबान में जब तालीम हासिल की जाती तो जब वो बहुत ही असरअंदाज होती, और जब असरअंदाज होती
तो समझ भी सकते और जो है समझकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते। तो वैदिक दौर में भी संस्कृत जबान को जो है एक खासी अहमियत हासिल थी और वो संस्कृत जबान को ही जो है आगे लेकर चलते थे। और संस्कृत जबान के जरिए से ही हर उम्र पे हर गोशे में जो है ना वो संस्कृत जबान को ही अपना एक जीना मानकर आगे बढ़ा करते। इसके अलावा वो आम तौर पर रियाजी, समाजी बर्ताव और मजहबी उमूर की इब्तिदाई तालीम से और आरास्ता बनाते। और वो ज्यादातर जो है रूहानी और अखलाकी कहानियों के जरिए तुलबा में इक्तिसादी अहमियत को उजागर करते। इन लोगों का मकसद ये होता कि इब्तिदाई दौर यानी कि ये लोग प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक के दौर को ये इब्तिदाई दौर बोलते हैं। तो प्राइमरी लेवल से और सेकेंडरी लेवल ये दोनों को जो है ये मिलाकर क्या करते कि पहले एक जो कहानियां देते वो अखलाकी कहानियां पढ़ाते। इब्तिदाई दौर में बुनियादी तालीम में क्या पढ़ाते? अखलाकी कहानियां, अखलाकी किस्से, अखलाकियत पे मबनी जो है तमाम तर चीजें बताते। फिर उसके बाद जब जर्रा बड़े हो जाते बच्चे तो रूहानियत का जो है ज्यादा तवज्जो देके रूहानियत के ऊपर अहमियत देके रूहानियत को फरोग देने के लिए वो रूहानियत की कहानियां जो है वो लोग बताते और ऐसे ही चीजों को वो अपने निसाब में शामिल करते ताकि बच्चे के अंदर पहले अखलाकियात का परवान चढ़े, वो अखलाकी याफ्ता बने। फिर उसके बाद जो है ना जब वो जहन को बना देगा तो अपने जहन को जो है रूहानियत से भी वो आरास्ता कर ले। इस एतबार से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते और ये तालीमी ढांचे को जो है वो लोग तैयार करते। और जब कभी भी ये समझ जाते कि जो बच्चा इनके तालीमी दरसियात पर यानी कि तालीमी इब्तिदाई दरसियात पर जो दर्स ये लोग दे रहे थे इन दरसियात पे मुकम्मिल तौर पर खरा उतर गया है और ये हासिल कर लिया है, तो वैसे ही बच्चे को वो आला तालीम के लिए जो है जाने की इजाजत देते और वो आला तालीम जो है इसको सिखाते। और यहाँ पर क्या करते कि पूरे का पूरा दारोमदार यहाँ पर मौलिम और उस्ताद का होता और उस्ताद को वो आचार्य गुरु समझते और उसी तरीके से वो लोग जो है तालीम हासिल करने की तरफ रागिब होते और तालीम हासिल करने के लिए जाते। अब जब आला तालीम की जब बात आती तो गुरुकुल दो सतह पर भी गुरुकुल स्कूल्स होते। इब्तिदाई सतह पे भी स्कूल होते और जो है आला सतह पे भी स्कूल्स होते, यानी गुरुकुल स्कूल्स होते थे जिनको गुरुकुल कहा जाता, जो जहाँ पर वहां पर ही रह के बच्चा जो है तालीम सीख था। लेकिन एक उम्र देखकर उसकी उम्र को जो है मद्देनजर रखते हुए ही उसको उसमें लिया जाता और बकाया तालीम घर पर ही उसको तालीम जो है हमको होता क्या है कि जब कभी भी हमें इब्तिदाई तालीम जब होती तो घर पर दी जाती, घर पर जो है उसको अच्छे बुरे की जो है तमीज दी जाती और घर पर ही जो है उसको सिखाया था। लेकिन जब पूरे उमूर को सीख लेता उसके बाद उसको एक गुरुकुल स्कूल में जो है उसको शामिल कर लिया जाता, वहां पर उसको जो है बताया था। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर उठने बैठने खाने पीने बात करने पहनने ओढ़ने सोने तमाम तर तहजीब से जो है इसको आरास्ता किया जाता। तो जब न गुरुकुल में आ जाता तो उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती और उसकी तरबियत की जाती और ये सिर्फ मर्द बच्चों के लिए होता था, औरतों के लिए ये नहीं होता था। जब ये आला तालीम में जब ये चले जाते, आला तालीम के लिए जब ये दाखिला ले लेते तो आला तालीम जो होती थी तो आला तालीम के अंदर सबसे जो बड़ा मकसद जो होता था, जो जुमरा होता था, वो था रूहानियत की तस्कीन, रूह की तस्कीन के लिए आगे बढ़ जाएं, आगे चले जाएं। और उस वास्ते वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो है गोशों में वो हिस्सा लेते थे। जैसा कि आप और हम देखते हैं जब इब्तिदाई तालीम खत्म हो जाती तो अब जब आला सतह पे आते तो आला सतह पे आने के बाद ये लोग अपने आप को जो है अदब से जो है इसको जोड़ लेते, यानी लिटरेचर से इसको जोड़ते। तालीमी अदब हो या तालीमी जो चीजें हैं, जो लिटरेचर है उससे जो है वो लोग अपने आप को जो है जोड़ लेते और जोड़कर आगे बढ़ते। और
जो मजहबी जो चीजें होती, मजहबी किताबें जो होती हैं, तो उन किताबों पर भी वो अपने इल्म की जो है शमा को जलाने के लिए या इल्म से अपने आप को जो है फायदा पहुंचाने के लिए वो लोग अदब के और मजहबी किताबों की तरफ भी वो लोग रागिब होते हैं और वहां पर वो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, तकरीबन जो है जो चीजें मजहब से जो उनको जोड़ती हैं, उन चीजों के ऊपर वो इकदारी तौर पर, यानी कि इकदार को हासिल करते हुए वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इब्तदाई दौर में, यहाँ पे हम आला सतह पे आएंगे तो इब्तदाई दौर में इनको दो चीजों से जोड़ा जाता है। पहले जबान से जोड़ा जाता है, अदब से जोड़ा जाता है, और कवायद और मजहबी जो चीजें होती है इनसे इनको जोड़ करके ये बातें इनको बताई जाती है। तमाम के तमाम इकदार इनको समझाए जाते हैं। ये पहला दौर होता है आला सतह का। उसके बाद दूसरा दौर देखेंगे हम। तो दूसरे दौर में जब आता है बच्चा, जब जब तालीमी निसाब या तालीमी ढांचा आता, तो वहां पर क्या करता है, यहाँ पर ज्यादातर वैदिक लिटरेचर को जो है अहमियत दी जाती है। जो वेदास के जो लिटरेचर होते हैं, जैसा कि अगर मैं आपको एक मिसाल के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सहीफा है कुरान शरीफ, तो कुरान शरीफ अरबी जबान में है। तो अब अरबी जबान की पहले अहमियत क्या है, इफादियत क्या है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके खवायद क्या हैं, रुमूज व औकाफ क्या हैं, और कुरान शरीफ में आयत किसको बोलते हैं, रुकू किसको बोलते हैं जी, रुकना कहाँ पर है, हौसैन किसे कहा जाता है, ये हम जो है अरबी अरबी जुबान में अगर हम कवायद में जाएंगे तो उसके कवायद से हम आरास्ता होंगे। गुन्ना करना, गुन्ना नहीं करना, क्या बोलते हैं अपने, तदवीन किसे बोलते हैं, तनवीन किसे कहते हैं, ये तमाम तर चीजें अरबी की जो खवायद हैं। तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पे मैं खवायद के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसे ही संस्कृत के खवायद भी होते, तो वो खवायद से आरास्ता हो जाता। तो उसके बाद मजहबी चीजों के ऊपर आता। तो मजहबी चीजा उस जमाने में अगर कोई मजहब था तो वैदिक दौर के अंदर सबसे बड़ी अगर किताबें कोई थी तो वो वेदास थी। तो वेदास के लिटरेचर से वो लोग आरास्ता होते, कौन सी चीज कैसे आई है, किस तरीके से आई है, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, उसमें कवायद में कौन से कायदे जो है यहाँ पर रखे गए हैं, ये चीजों को बताने के लिए वो लोग वैदिक लिटरेचर से वो लोग वाबस्ता होते हैं। उसके साथ साथ जब इससे जब पूरा बहरामंद हो जाते, खैर हासिल इल्म हासिल कर लेते, उसके बाद वो लोग इल्म नुजूम की तरफ चले जाते। इल्म नुजूम आपको मालूम है कि ये आजकल जो चल रहा है कि सितारों का इल्म जिसे हम कहते हैं, इल्म नुजूम के माने क्या कहते हैं, सितारों का इल्म, या जो है जादूगर वगैरह जो जो अपने बताते हैं ना, वो इल्म नुजूम वगैरह उसको अपन कहते हैं। तो वो इल्म नुजूम भी जो है यहाँ पर चलता है। उसके साथ इल्म फल्कियात को भी हम देखते हैं, सैयारे सितारे किधर है, क्या है, कौन से उसमें है, वो है। फिर उसके बाद अभी इधर आएंगे तो आयुर्वेद, ये जो है पूरा उस जमाने में गोशाए तिब था ये, यानी तिब मेडिकल जो है मेडिसिन वगैरह बनने की तरफ जो होता था उसको अपन आयुर्वेद कहते थे। उससे वो भी एक गोशा था, वो भी एक डिपार्टमेंट था, वो भी उसका भी इल्म वो लोग हासिल करते थे। उसके साथ रियाजी का इल्म वो लोग हासिल करते थे कि किस तरीके से रियाजी हमारी जिंदगी में जो है कारआमद होती है, कैसा जो है रियाजी के उसूलों को जो है अपनाया जाए, वो देखते थे। उसके साथ साथ जो है फौजी तरबियत पर भी जो है अहमियत दी जाती थी। फौज की तरबियत यानी कि प्रोटेक्शन कैसा हो, दस्ते कैसे हो, क्या किया जाए, उसके ऊपर भी वो लोग आगे जाते थे। उसके बाद मवेशी परवरी भी वो लोग देखते थे, क्योंकि ग़िज़ा के लिए, खाने के लिए दो ही चीजें मुहैया होती थी, एक था ज़िरात, दूसरा था मवेशी पालन। तो मवेशी पालन के अंदर भी किस तरीके से कौन से मवेशियों को पालें, मवेशी के अंदर क्या क्या जो है उसके फवायद होते थे, वो फवायद हासिल कैसा करें, इसके तौर पर जो है ना आला सतह के तौर पर जो है यहाँ पर ये तालीम दी जाती। उसके साथ साथ आर्ट और क्राफ्ट की भी तालीम यहाँ पर दी जाती थी, और उस पर भी निसाबी ढांचा तैयार किया जाता। और साथ ही साथ जिस्मानी सेहत के ऊपर भी जो है ये लोग यहाँ पर जो है तवज्जो दिया करते थे। अब आपको मालूम है कि आजकल के ज़माने में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है अपने अपने सेहत के वास्ते सेहत याब होना बोल करके जो है निसाब में शामिल कर रहे हैं योगा।
तो ये योगा वहीं से लिया हुआ जो है ये लफ्ज है, और वहीं से लिया हुए ये जो है तमाम तर चीजें हैं जो जिस्मानी सेहत को किस तरीके से अच्छा, चुस्त और फुर्तीला बनाया जाए, कौन से टाइम पे क्या किया जाए, कौन से वक्त में कौन सी ग़िज़ा खाई जाए, सीजन में हो तो क्या क्या किया जाए, तो जिस्मानी सेहत के ऊपर भी जो है वहां पर परवान चढ़ाया जाता था। तो ऐसे इस पर मबनी ये निसाबात तैयार किए जाते थे और निसाब से जो है लोगों को आरास्ता किया जाता था। उसके साथ साथ जो है वैदिक वक़्त में जुमला जो है कई मज़ामीन थे, बहुत सारे मज़ामीन होते थे, तो मज़ामीन को शामिल तो कर लेते, और लेकिन इन्हें तकमील करने के वास्ते जो उम्र होती थी वो 24 साल होती, 24 ईयर्स से लेकर 48 ईयर्स तक की जो है तालीम ये लोग देते थे। बच्चे की 24 ईयर्स से लेकर 48 ईयर्स के दरमियान में ये जो है तालीम हासिल करने का जो ये एक पीरियड होता था। उसके बाद जब ये तालीम हासिल कर लेते तो इनको अलग अलग अलकाब या अलग अलग नामों से इनको बुलाया जाता था, वो आप लोग नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं आपको फिर मिसाल भी दूंगा, मिसाल के साथ में इसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको मिसाल नहीं दूंगा आप नहीं समझ सकेंगे, तो मैं मिसाल भी दूंगा। तो अब ये कि यहाँ पर अगर जो तालीम हासिल कर लाता तो पहले उसको बोलते वासु, पहले उसको जो पहला दर्जा जब हासिल कर लिया तो उसको बोले वासु, उसके जब दूसरा दर्जा हासिल कर लिया उसको बोलिए रुद्रा, और जब तीसरा दर्जा हासिल कर लेता उसको बोलते आदित्य। अब जब ये आदित्य बन जाता तो ये मुकम्मिल तौर पे फाजिल कहलाता, यानी कि ये तालीम को हासिल कर चुका है। अब हमारे पास भी अगर कोई अरबी से वाबस्ता है तो इसमें भी हमारे पास भी पहले होता आलिम, उसके बाद होता कामिल, उसके बाद होता फाजिल। हम सुने होंगे आमिल, कामिल, फाजिल। या थोड़ा बहुत मैं अगर बोल रहा हूं तो पहले आलिम या फाजिल या कामिल, ऐसे ही जो है हम बोलते हैं। तो आप भी अगर है, आपको भी अगर मैं बोलूंगा, अगर आप सेकेंडरी तालीम हासिल करें तो आलिम बने आप। SSE तक अगर आप तालीम हासिल कर लिए तो आप क्या बन गए? आलिम बन गए। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन तक अगर आप तकमील कर लिए हैं तो आप क्या बने? आप फाजिल बने। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जब कंप्लीट हो जाता तो आप कामिल बन जाते। तो ऐसे ही जो है उस जमाने में भी वासु, रुद्रा और आदित्य ये जो है नाम अंजाम देते, इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ाए। तो अब ये तालीमी निसाब अपना एक कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपन आते हैं तालीमी निस्वा के ऊपर आते हैं। तो तालीमी निस्वा के अंदर नुकात के अंदर हम देखेंगे तो इनकी भी बहुत अहमियत थी। तालीमी निस्वा में वुमेन्स एजुकेशन, अब आजकल हम बोल रहे हैं कि वुमेन्स एजुकेशन उस जमाने में नहीं था, औरतों को जो है पढ़ाया नहीं जाता था, लिखाया नहीं जाता था, बोला नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस दौर से भी यानी कदीम दौर से भी तालीमी निस्वा की अहमियत बहुत ही बड़ी है, और बहुत ही आम तौर से नहीं बल्कि खास तौर से क्यों ना होता, औरतों को तालीम की जो है मौके फराहम किए जाते थे और किए जाते रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आलिम बनो या कि फाजिल बनो या कि कामिल बनो, ये खवातीन वो औरतें एक माशरे का, एक समाज का एक जरिया बनती हैं, एक बड़ा वसी जो है इनका दायरा कार होता है। तो उस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हुए तालीम को हासिल करते हुए वो अपने समाज में उस समाज की जो जिम्मेदारियां होती थी उन जिम्मेदारियों को वो पूरा किया करती थी उस दौर की खवातीन। तो तालीम निस्वा आज से नहीं बल्कि इब्तिदा से भी तालीम निस्वा की अहमियत बहुत ही अहमियत की हामिल है। हम ये समझ गए हैं कि औरतों को जो है जो भी तालीम होती थी, लेकिन इसके लिए क्या होता था, मर्द हजरात को जाकर बैठकर यानी कि गुरुकुल्स में वो लोगों को एक तालीम दी जाती, और वो गुरुकुल्स की तालीम में वो लोग अपने तौर पर तमाम तर चीजें उस्तादों की निगरानी में, उस्तादों की
देख रेख में वो लोग सीखते थे। लेकिन ये खवातीन को क्या किया जाता था, खवातीन को घर पर ही बिठाकर घर पर ही इनको तालीम दी जाती थी, और खासकर जो तालीम दी जाती थी वो उमूर खानादारी और दूसरे मसाइल जो कि तालीम से वाबस्ता या तरबियत से वाबस्ता, जो बच्चों की परवरिश से वाबस्ता होती, उसके ऊपर उनको ज्यादा तवज्जो दहानी कराई जाती और उसी पे मबनी उन लोगों को तालीम से उन लोगों को आरास्ता कराया जाता था। और जब घर पर ये लोग जो है तालीम हासिल कर लेते, उमूर खानादारी से ये लोग वाबस्ता हो जाते, तो जब उनको दूसरे जुमरों में भी जो है उनको तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जाते थे। जब तालीमी नुकात हासिल करने के बाद जब वो लोग जब आगे बढ़ते थे, तो ऐसी खवातीन को जो है बहुत बड़े तौर पर इनको मान और सम्मान दिया जाता था, और मान और सम्मान के साथ उनके जो है ख्यालात को भी मद्देनजर रखा जाता था, ख्यालात को जो है परवान चढ़ाया जाता था, उनके ख्यालात की भी जो है देख करके लोगों को आगे बढ़ाया जाता और उनके ख्यालात को शामिल भी किया जाता था। जिन्होंने ऐसी औरतें, अब बहुत सारे लोग जो है तारीख का मुताला नहीं करते, और तारीख का मुताला नहीं करके बोलते, जाहिर किस्म की बातें ये करते कि क्या पहले जमाने में औरतों को क्या तालीम हासिल करने का मौका दिए थे क्या? क्यों नहीं दिए थे? बराबर दिए थे। लोग जो है आगे बढ़े, बहुत सारे काम लोगों ने किया खवातीन ने। खवातीन भी जो है शाना बशाना मर्दों के आगे बढ़ते हुए बहुत से काम वो लोग सर अंजाम दिए। तो अब ऐसे ही जो है चंद काबिल जिक्र जो है यहाँ पर औरतें हैं जो उस जमाने में तालीम हासिल करके अपना लोहा मनवाई, तजुर्बात के जरिए से लोहा मनवाए, ऐसे जो है, और दरसी वो इक्तिसाबी जो है काबिलियतों से अपना लोहा मनवाया, वैसी औरतें जो है यहाँ पर आती हैं, जिनका चंद एक नाम मैं आपको बोलता हूँ। एक है जोहा, लिपाला, घोसा, रोमजा, लोपा और सरस्वत। ये औरतें हैं। और एक बार रिपीट करो भाई, गुलाम सर तस्वीर भाई, सर और एक बार रिपीट करो। सर ओके सर, आहिस्ता आहिस्ता। ओके सर। ऐसी औरतें जो आगे बढ़कर जो है अपनी इक्तिसाबी व तदरीसी काबिलियत का लोहा मनवाया और जो है एक नाम ऊंचा किया, उसमें नाम है जोहा, लिपाला, घोसा, रोमजा, लोपा, सरस्वत। ये जो है खवातीन थी जो बहुत ही नाम कमाई, शोहरत कमाई, और ये लोगों का जो है तबसरे के लिए जो है ये लोग वेदों में भी अपने अपने तबसरे लोगों ने किया। वेदों के अंदर भी ये लोगों ने अपने जो है तालीमी काबिलियत को वहां पर परवान चढ़ाया। और इनके अलावा आला तालीम याफ्ता खवातीन के जुमरे में भी इनको शामिल किया गया। तो जब जुमरे में इनको शामिल करते थे तो इनको बोलते थे मैत्री और खोशथिकी। मैत्री और खोशथिकी, इनका नाम जो है सा लिया जाता, जो आला सतही तौर पे जो ये लोगों ने काम किया। ये खवातीन जो है जुमरे में काम किए रहे, एक है मैत्री और है खोशथकी। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि कैसे जो है खवातीन ने शाना बाशाना मर्दों के आगे बढ़ते हुए वैदिक दौर में भी जो है तालीमी याफ्ता बनने की तरफ राग़िब हुए और आगे चले और किस तरीके से काम किया। अब मैं और एक नुक्ते के ऊपर आता हूँ कि तरीक़े तदरीस क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों, माशाल्लाह अब हम तो देख चुके हैं कि औरतों के लिए कैसा तरीक़े तालीम है और मर्दों के लिए कैसे तरीक़े तालीम है। तो यहाँ पर भी जो है ये बात देखी जाती थी कि सबसे पहले जब तरीक़े तदरीस होता था, यानी कि पढ़ाने के लिए जो तरीक़ा अपनाते थे, इक्तिसाब के लिए लर्निंग
करने के लिए जो करते थे, तरीका अपनाते थे, मेथड्स ऑफ लर्निंग जिसको हम कह रहे हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग में क्या हो जाता था कि पहले तो जो मर्द हजरात होते उनको गुरुकुल में शामिल कर लिया जाता, मैंने पहले ही आपसे कहा। और गुरुकुल में शामिल होने के बाद वालिदैन से जो है इनको अलहदा करके इनको उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, हर चीज की तरफ जो है तवज्जो दहानी की जाती। और आप लोग भी देखे होंगे हमारे मदारिस में आज भी ये होता है। मदरसों में आप देखे होंगे कि मदरसे में खाते वक्त, सोने से लेकर के रात में सोते वक्त से लेकर के, सोते वक्त क्या करते हैं, फिर उठने के बाद से क्या क्या होता है, फिर सोने तक क्या होता है, तमाम तर चीजें सिखाई जाती हैं। तो कैसे सिखाई जाती है? तो सोते वक्त दुआ पढ़ के सोएं, जो है अस्कार करते हुए सोएं, सीधे हाथ पे सोएं, दाएं हाथ पे ना सोएं, पैर पे पैर ना डालें और सीधे सो जाएं, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। फिर जल्दी जब उठने के बाद जरूरियात से फारिग होकर वजू करके नमाज का वक्त होता है, फिर नमाज जो है अदा कर ली जाती है। तो फिर अपने असबाक की जो है रिमाइंडिंग यानी कि सबकों को जो है याद दहानी कराई जाती है सुबह सुबह। फिर उसके बाद नाश्ता होता, फिर नाश्ते भी एक तरीके से होता कि कैसा कौन से नाश्ते को क्या दिया जाए, कितना दिया जाए, दूध पिलाया जाए, चाहे सुबह अंडा दिया जाए, क्या कराया जाए। ये तमाम तर चीजें उस दौर में भी हुआ करती थी जो गुरुकुल में चलती थी। तो गुरुकुल में भी तालीमी याफ्ता बनने के लिए जब बच्चा जब आ जाता तो उसको मुकम्मिल तौर पे उसको डाल देता। तो मैं एक बात इसलिए बोलूंगा कि एक बच्चा एक रॉ मटेरियल है, लोहा है, तो लोहे को किस में डाल दिया गया? कुंदन में डाल दिया गया, जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया। अब जब जलती हुई भट्टी में डाल देते उसको, उसके बाद वहां के जो उस्ताद होते वो क्या होते, बड़े इंजीनियर्स होते, कारीगर होते। वो कुंदन को जो है वो लोहे को गलाकर, गलाने के बाद उन्हें एक लोहा था पहले, गलाकर फिर गलाने के बाद उसको एक सांचे में डालकर फिर वो सांचे में से निकाल के उसको घस के काट के एक बेहतरीन जेवर बना के आवाम के सामने पेश कर देते थे। कितना अच्छा तरीका था, कितना अच्छा तरीका कार था। तो माँ बाप से दूर रहकर बच्चा वहां पर ये तालीम सीखता था। तो उसको क्या करते थे, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। अब देखिए आप, आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे थे। तो उस जमाने में गुरुकुल के लोग क्या करते थे बोले तो, चाहे कोसा भी बच्चा रहो उसको भिक्षे के लिए भिजाते थे। हर घर को जाना, भिक्षा लेना, भिक्षा लेकर आना, जमा करना, लेकर आना, फिर उसको जो है क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग करना, रखना, फिर जो है लेके जाके अपना जो हिस्सा है वहां पर देना। फिर बाज लोगों को क्या किया जाता था, साफ सफाई का नज्म जो है वो साफ सफाई की तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी। फिर बाज जनों को पकवान की तरफ जो है तवज्जो दिलाई जाती थी। इस तरीके से समाज से मरबूत हर काम, हर एक का तायुन जो है यहाँ पर तालिबे इल्मों के जरिए से ही पूरा किया जाता था। फिर हर गोशे से अलग अलग, अगर कोई तिब का तालिब इल्म है तो वो तमाम को जो है तिब यानी कि मेडिसिन वगैरह के जो है लिए उसको जो है वो उधर भिजाया जाता। और अगर कोई समाजी तालीम हासिल करना चाह रहा है तो उसको समाज से मुताबिक चीजों की तरफ उसको ना सिर्फ पढ़ाया जाता बल्कि प्रैक्टिकल भी उसको जो है दिया जाता। इस तरीके से तालीमी तरीका तदरीस वहां पर हुआ करती थी। सुबह से लेकर शाम तक वहां पर नजर रखी जाती थी। और टीचरों को जो है, जो उस्ताद होते थे, उनको ऑक्युपाई कर दिया जाता था बच्चों को। एक 20 बच्चों को जो है उनको एक बैच बनाकर ऑक्युपाई कर दिया जाता। और वो बच्चे जो है अपने तौर पे वो गुरु के जो है ताबे हो जाते। सिर्फ वही एक गुरु का नहीं बल्कि उनकी निगरानी होती और दूसरे जो भी सब्जेक्ट होते वो सब्जेक्ट को जो है वो लोग सिखाते और समझाते। ठीक है। और आज के इस क्लास का आखिरी नुक्ता है मुतालिम और मौलिम का जो है रिश्ता कैसे होता। तो देखिए आप माशाल्लाह कैसा रिश्ता होता। बाज वक्त जो है ये रिश्ता ऐसा होता कि बस छोड़ दें और चले जाएं, क्योंकि बहुत टाइट निगरानी करते थे, बहुत टाइट तरीके से करते थे, तरबियत करते थे।
तो रिश्ता जो है छोड़ने की तरफ होता था। लेकिन जब वो मुकम्मिल कर लेता तालीम, तो वो उस्ताद को छोड़ता ही नहीं था। उस्ताद से ऐसे जुड़ जाता जैसे कि अपने माँ बाप को भी वो छोड़ देता था। इसलिए जो है गुरु को यानी कि उस्ताद को बहुत अव्वल दर्जे पर जो है उसको बिठाकर रखा जाता था। तो हर तरीके से जो है उसके मुस्तकबिल को रोशन करने के वास्ते दोनों ही मिलकर उस्ताद मिलकर जो है बहुत ही मेहनत करते और उसके मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते और तालीमी याफ्ता उसको बनाते। ना सिर्फ जो है खाली चुप तालीम हासिल करने, बल्कि प्रैक्टिकल जिंदगी में अपनी जाती जिंदगी में भी उसको इस्तेमाल कैसे करते, वो जो है इसका बहुत बड़ा रिश्ता और बहुत बड़ा खुर्ब हासिल हो जाता दोनों के दरमियान में। और जब बच्चा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कम अज कम 15 साल तक जब गुरुओं की साथ रहता, उस्तादों के साथ रहता, तो उसका रिश्ता किस तरीके से जुड़ जाता, ये आप और हम बेहतर जान सकते हैं। अब देखिए आप, मेरा और रिश्ता और हमारे रामाचार्य सर का रिश्ता कैसा है कि भाई कैसे हम लोग जो है बात कर लेते हैं, कि किस तरीके से बात चलते हैं। तो एक बात ये ऐसी हो जाती है कि रिश्ता जब जुड़ जाता है तो स्टूडेंट नहीं बोलते, बल्कि वो अपना भाई बन जाता, दोस्त बन जाता। तो इस तरीके से 15 साल तक जब उस दौर में बच्चे रहते थे, तो मौलिम और मुतालिम अपने क्या बोलते हैं, स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता कैसा हो जाता, माँ बाप को भी भूल जाता। वो उन्हें बोलता, अरे भाई नको, तुम बाद में, पहले ये लोग हैं मेरे, क्योंकि रूह को तस्कीन दिए मेरी। तालीमी जो रिश्ता होता था, तो वो रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत होता था और जोड़ते थे। क्यों ना हो भाई कि मुअल्लिम खुद वो अपने बच्चे को छोड़कर जो बच्चा सीखने को आता उसकी तरफ तवज्जो देता। यानी कि सुबह उठे जब से दांत कैसा मांजे, किस तरीके से दांत मांजे, मिसवाक करे। मिसवाक आज बोल रहे अपन, लकड़ी जो होती थी वो लकड़ी को दांतों में चबा करके किस तरीके से करना, किस अंदाज से जो है दांत साफ करना, दांत बताओ, ई करो, आ करो, ये गंदगी को दूर करना। फिर उसके साथ साथ कपड़े पहना, गुंडिया ने जमाने में जो है बनने का होता था, बनते थे ऐसा, नीचे ऊपर बन लेना, अरे बनने का तरीका सही होना। फिर जो है उसके बाद जब बाहर निकलते तो किस अंदाज से निकलना, जब बड़ा हो जाता था उन्हें दाढ़ी अलग होती थी, वो उसको समझाना। फिर उसके बाल को संवारना, शीशा आईना दिखाना सिखाते थे उसको, कैसा देखना, किस अंदाज से चलना, आईने में किस अंदाज से काम करना, कौन सा चीज कैसा करना। तो इस तमाम तरबियतें कौन सिखाया, मौलिम सिखाया, उस्ताद सिखाया। जब उस्ताद सिखाता तो जब पूरा सीखने के बाद उन्हें बाहर निकल के चले जाता, भूल जाता, नहीं भूलता, रिश्ता बड़ा मजबूत होता। जब कहीं भी जाता, कहीं पे भी जाता, मैं वो उस्ताद को याद करता और उस्ताद भी अपने बच्चे को भूलकर वो अपना बच्चा है समझकर तालीम देता था। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि तालीम के वास्ते शादी नहीं करते थे। उस जमाने में तालीम करने के वास्ते क्या करते, शादी नहीं करते थे। शादी नहीं करके वो अपने बच्चों की तरह वो लोग जिंदगी गुजारते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी बीवी आएंगी, फिर मेरे बच्चे आएंगे, तो मैं कौम को क्या करूंगा, मेरी तरबियत जो है बच्चों की ओर चले जाएंगी। इस तरीके से जो है आप सर ने जैसे कहा कि नन्स ने अपनी अपनी जिंदगी को किस तरीके से, आज के जमाने में भी, आज भी हमको ये दिख रहा है कि नन्स जो है अपनी जिंदगी को बालाए ताक रख के तलबा के तालीमी याफ्ता के लिए किस तरीके से करते हैं। ये एक हमें एक रास्ता मिलता है। हाँ, हमको एक रास्ता चाहिए कि मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप अगर खिदमत करना तो शादी ना को करो, नहीं बोलता मैं, शादी करना भी चाहिए, ये भी जरूरी है, शादी भी करें आप अपना घर भी बसाएं, लेकिन अपने घर के साथ साथ गैरों के घर की भी जो है थोड़ी सी एक दायरे को वसी करके, क्योंकि अपनी औलाद जब होगी, अपनी औलाद से मोहब्बत होगी, तो आगे के औलाद से भी अपने को मोहब्बत होगी। जब अपनी औलाद नहीं होगी तो फिर दूसरे को भी मोहब्बत नहीं होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई वो लोग वैसा करते थे करो, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस जमाने में वो लोग ज्यादातर तवज्जो जो है तलबा को देते थे, इस वास्ते वो लोग गैर शादीशुदा ज्यादातर हुआ करते थे। और निसाब तालीम के हद तक जो है वो लोग आगे बढ़ते हुए और बच्चों को जो है अपने तौर पे जो है वो लोग सिखाते थे, तरबियत जो है देते थे। अज़वाजी जिंदगी भी गुजारना, खानदानी जिंदगी भी गुजारना, अज़वाजी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, खानदानी के रवाबित कैसे होना चाहिए, और खानदान को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो लोग भी ये सिखाते थे, बराबर सिखाते थे, नहीं सिखाते थे नहीं, बल्कि सिखाते थे। तो इस तरीके से हमको जो है जिस लेवल में जो चीजें होना चाहिए उस लेवल में वो जो है आगे बढ़ते हुए अपने रिश्तों को जो है मजबूत करते और वो आगे बढ़ते चले जाते। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आगे और अगली क्लास में एक तीन जो है ना पॉइंट्स रह गए हैं इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम
5 बज गए हैं, तो मैं आइंदा जो है इन 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और उसके अंदर वो छोटे छोटे है, उससे आगे जो है हम बुद्धिस्ट जमाना, यानी कि अब वैदिक जमाना खत्म हो गया है, अब बुद्धिस्ट दौर में तालीमी निज़ाम किस तरीके का था, कौन से तरीके से तालीमी निज़ाम चलाया जाता था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे जाएंगे। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ सर कि क्वेश्चन जो है अगर ले लेते हैं तो इंशाल्लाह अपन आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाउ या प्लीज जी सर। जी बात करो। जी सर, माशाल्लाह सर, आज की क्लास भी बहुत ही अच्छी समझ में आई सर। और रुषा मैडम भी सेशन के पहले अच्छे अच्छे हम लोगों को जरीन मशवरों से नवाजे, और आइंदा भी वो क्लास लेंगे ऐसा उन्होंने कहा था। और दस्तगीर सर ने भी आज बहुत ही अच्छे से और वाज़ेह तरीन वैदिक दौर के बारे में और तालीमी निकात के बारे में बोला। जज़ाकल्लाह। सो थैंक यू दस्तगीर सर। थैंक यू सर। मैं फिर एक बार उषा रानी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बच्चों को जो है अपने ज़रूरी ख्यालात से आरास्ता किया है। और उषा रानी मैडम का आना भी था और मुझे जो है तालीमी निस्वां के ऊपर बोलना भी था। तो बच्चों ये जहन में रखें, आप जब कभी भी तालीमी निस्वां की जब बात आएगी तो हम किसी से कम नहीं है, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं, ये बात याद रखना। हम किसी से कम नहीं है, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं है। कोई इस बात को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है तालीमी निस्वां आगे बढ़ाना चाहिए और तालीम हासिल करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट हार्डली जो है ज्यादातर लड़कियां ही है, लड़के बहुत कम हैं। और एजुकेशन के उसमें तो जो है बहुत सारे लोग जो है आगे आए हैं, तो उसमें बॉयज ही ज्यादा तौर पे आगे आए हैं, गर्ल्स कम है। खासकर मुसलमानों में तो गर्ल्स टीचर्स ज्यादा हैं, सर्स कम हैं। तो लेकिन आप लोग जो से यही गुजारिश है कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में फिर अगर मुझे मौका मिलेगा तो डिसिप्लिन कैसा है वो, उसके बाद जो है तालीमी इदारे क्या थे वो, फिर बुद्धिस्ट तालीमी निज़ाम कैसा था उसके पर अपन रोशनी डालेंगे। तो मैं फिर एक बार खास कर मैं रामाचारी सर का आज, क्योंकि गणेश चतुर्थी रहने के बावजूद भी आज हम हमारे बोलने पे आप हमको आम तातील रहने के बावजूद भी आपने हमको टाइम दिया, पूरा प्रोग्राम को आप वॉच किए और देखे और मुनक़िद किए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको करता हूँ सर, वेरी वेरी थैंक यू। आपकी जो सर्विसेज हमारे लिए ऐसे ही होना चाहिए ताकि, और आपको बात बताऊं सर, आपकी तारीफ बहुत दूर दूर तक गई है। परसों भी जो है बहुत सारे लोगों ने जो है तारीफ की है। अभी भी बच्चे सर, बहुत बच्चे बहुत रो रहे हैं सर, दूसरे बच्चे बहुत जो दूसरे टाइप के हैं, वो लोगों को क्लास नहीं चल रही बल्कि वो लोग परेशान हैं, वो लोग मेरे को रब्त पैदा किए हुए हैं। और मैंने उनसे कहा कि हाँ रामाचारी सर को एक बार आपके सरों को बोलिए कि रामाचारी सर से मिलें या हम फोन करें, तो वो लोग जो है अगर आपके प्रोग्राम को लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत काबिल खुशकिस्मत है आप लोग, विकाराबाद डाइट और दूसरे डाइट जो हैदराबाद साहिबनगर के जो बच्चे हैं, क्योंकि मुझे दूसरे डाइट के भी लोगों ने भी ये फोन कर रहे हैं कि हमारे जो है प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सक रहे सर, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करें तो बहुत अच्छा होता। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको जल्द अज जल्द फिर हमारे स्कूल्स खुले, फिर हमारे कॉलेजेस खुले हैं, हम आमने सामने हो और हमारी तालीम जो है अच्छी चले। इस दुआ के साथ अल्लाह से कि अल्लाह जो है हमारे इस दुआ को कबूल करें। इसके साथ मैं जो है अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।